नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका अपना साथी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि मैं फिर इतने टाइम से आपके लिए कोई कहानी नहीं ला पाया। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं फिर इतने लंबे टाइम से कहां पर चला गया था और ऐसी क्या बात है कि मैं आखिर आपके लिए कोई कहानी डाल ही नहीं पा रहा हूं। दरअसल जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अब से कुछ महीने पहले मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे हाथ और पैरों पर काफी चोटें आई थी और मेरे सीधे हाथ की हड्डी में दरार भी आ गई थी, जिस वजह से हाथ पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ा था। और डॉक्टर ने कहा था कि अब कुछ टाइम तक मैं कुछ भी काम ना करूं ताकि हाथ जल्दी से ठीक हो सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाथ से प्लास्टर हटने के बाद भी हाथ में दर्द था, जिसके बाद हाथ की दोबारा एक्सरे रिपोर्ट करानी पड़ी, जिसमें पता चला कि हाथ की हड्डी सही तरह से अपनी जगह पर नहीं लग पाई है। जिसके बाद डॉक्टर ने मेरे हाथ पर फिर से प्लास्टर गया था और कहा कि मैं अब इस हाथ से बिल्कुल भी कोई काम ना करूं। लेकिन अब मेरा हाथ ठीक हो चुका है और अब मैं आपके लिए रोजाना कहानी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको यकीनन डर का एहसास होने वाला है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी एक गरीब लड़की की है जो कि एक डिलीवरी का काम करती थी, जिसने अपनी ये कहानी मुझे काफी दिन पहले भेजी थी। लेकिन मेरी परेशानी के चलते मैं इस कहानी को आप लोगों तक उस टाइम ला नहीं पाया, लेकिन अब सुना रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप कहानी को अंत तक सुनते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस कहानी में डर के साथ साथ बहुत मजा भी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस कहानी को अब हम उसी लड़की के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके और हमारी आने वाली हर नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। हेलो, मेरा नाम सिया है, सिया जोशी। मैं लखनऊ की रहने वाली हूं और उस टाइम मेरी उम्र 27 साल की थी। हमारी जिंदगी हमेशा से ही परेशानियों से घिरी रही है। मेरे पापा की एक पान की छोटी सी दुकान थी, जिस पर वो दिन भर मेहनत से पान बनाकर बेचते थे, जिसी की वजह से हमारे घर के खर्चे चलते थे। लेकिन ये सब तब बदल गया जब हमारे देश में कोरोना वायरस नाम की खतरनाक बीमारी फैलने लगी, आज से लगभग 5 साल पहले, साल 2020 में, जिससे लोगों की जान जाने लगी, जिसे देखते हुए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया। लोगों का घरों से निकलना बंद हो गया। लॉकडाउन के बाद सब कुछ बिगड़ गया। दुकानें बंद रहने लगी, बाजार बंद रहने लगे, हमारी दुकान भी बंद हो गई, घर की हालत खराब हो गई, उधार छड़ता गया, जिसकी वजह से पापा परेशान रहने लगे। उनकी सेहत भी खराब रहने लगी थी। और फिर एक दिन पापा को दिल का दौरा पड़ गया। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। मेरी माँ एक हाउसवाइफ हैं जो बस घर के काम करना ही जानती है और ना ही वो ज्यादा पढ़ी लिखी है। और मेरी 2 छोटी बहनें हैं जो स्कूल जाती हैं। हम तीनों में से मैं सबसे बड़ी बहन हूं और बड़ी होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। पापा के इस दुनिया से जाने के बाद घर संभालने की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई थी। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, लेकिन कोई अच्छी नौकरी नहीं थी मेरे पास। फिर एक दिन मेरी एक सहेली ने मुझे डिलीवरी की जॉब के बारे में बताया, जिसे सुनकर मुझे अजीब से ख्याल आए। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पास ना ही कोई और काम था और ना ही कोई और रास्ता। मजबूरी में आकर मैंने उसकी बात मान ली और एक डिलीवरी कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी। दिन भर खाना, कपड़े और सामान डिलीवर करना आसान काम नहीं था, और अगर खाना पहुंचाने में थोड़ा लेट हो जाओ तो उसके पैसे भी हमारी सैलरी से ही कटते थे। लेकिन पैसों की जरूरत थी, इसलिए कर रही थी। जब मेरी इस जॉब के बारे में हमारे पड़ोसियों और रिश्तेदारों को पता चला तो वो घर आते और मेरी माँ से कहते कि ये तुम्हारी बेटी क्या काम कर रही है? पता है इस काम में कितना खतरा है। इस काम में इसे तरह तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पर जाना होगा। और क्या तुम्हें पता नहीं कि जमाना कितना खराब है? क्या पता कौन इसे किस किस नजर से देखेगा। उन सब की बातें बस मेरी माँ चुपचाप सुनती रहती थी, कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि उनके मन में भी यही डर था। लेकिन मजबूरी थी, इसलिए कुछ कह नहीं पाती थी। मुझे रात की शिफ्ट भी करनी पड़ती थी, क्योंकि उसमें थोड़े ज्यादा पैसे मिलते थे। रात की डिलीवरी थोड़ी डरावनी लगती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जरूरत ज्यादा हो तो डर भी छोटा लगने लगता है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ एक रात मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव होने वाला था।
ये बात उस टाइम की है जब मुझे रिश्तेदारों और पड़ोसियों की कड़वी बातों को सुनने की आदत पड़ चुकी थी। कोई कहता, लड़की होकर रात में काम करती है, अच्छा नहीं लगता। तो कोई ताने मारता, कोई और काम नहीं मिला क्या। लेकिन दो बहनों की स्कूल की फीस, घर का किराया और माँ की दवाई किसी को नहीं दिखती थी। मैं चुपचाप सब सुनती और अपनी स्कूटी उठाकर काम पर निकल जाती। अब मुझे डिलीवरी का काम करते हुए 4-5 महीने बीत चुके थे। अब रात में डिलीवरी करते हुए डर कम हो गया था। अंधेरी गलियों, सुनसान रास्तों और अजीब कस्टमर्स से भी मैं खुद को संभालना सीख चुकी थी। कभी कभी डरावने किस्से भी सुनने को मिलते थे। कोई कहता कि अमुक जगह पर आत्माएं भटकती हैं, तो कोई किसी पुराने खंडहर को श्रापित बताता। लेकिन मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन काम के दौरान मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। शायद ठंड लग गई थी या फिर थकान ज्यादा हो गई थी। मुझे हल्का बुखार सा महसूस हो रहा था, सिर भारी लग रहा था और बार बार झुककर सामान उठाने में भी तकलीफ हो रही थी। मैंने सोचा, आज बस दिन की शिफ्ट कर लूं, रात में आराम करूंगी। मैंने अपने मालिक को कॉल किया और कहा, सर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आज रात की शिफ्ट छोड़ देती हूं। वो थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, ठीक है सिया, लेकिन कल से समय पर आ जाना। मैंने शुक्र मनाया कि उन्होंने बिना ज्यादा सवाल किए छुट्टी दे दी। दिन भर की भाग दौड़ वाली शिफ्ट के बाद मैं शाम को घर जाने के लिए तैयार होने लगी। मैंने अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और बैग ठीक कर ही रही थी कि मेरे मालिक मेरे पास आए। उनके चेहरे पर कुछ अजीब सी झिझक थी, जैसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ सर, कोई दिक्कत? उन्होंने थोड़ा इधर उधर देखा और धीरे से बोले, सिया, वो एक अर्जेंट ऑर्डर आया है और तुम्हें तो पता ही है कि आज मोहित भी छुट्टी पर है। मोहित मेरे साथ ही डिलीवरी का काम करता था, लेकिन आज वो नहीं आया था। मतलब अब सिर्फ मैं अकेली थी। मैंने हल्के से आह भरी, सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने पहले ही रात की छुट्टी ली थी। मालिक थोड़े परेशान दिखे, फिर बोले, मैं समझ सकता हूं सिया, लेकिन यह बहुत अर्जेंट है। कस्टमर बहुत गुस्से में है और ऊपर से ये प्रीपेड ऑर्डर है। बस ये आखिरी ऑर्डर कर दो, फिर सीधे घर चली जाना। मैंने अनमने मन से पूछा, कहाँ की डिलीवरी है? उन्होंने मोबाइल पर लोकेशन दिखाई। जैसे ही मैंने स्क्रीन देखी, मेरा दिल जोर से धड़का। ये जगह शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में थी। मैंने थोड़ा असमंजस में मालिक की ओर देखा। सर, ये जगह तो काफी दूर है और सुना है वहां कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो सिया, मुझे पता है कि ये जगह थोड़ी अजीब है, लेकिन ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। बस जाकर जल्दी आ जाओ। मेरी तबीयत वैसे ही खराब थी, लेकिन मुझे अपनी मजबूरी याद आ गई। घर का किराया, बहनों की स्कूल फीस, माँ की दवाई और फिर ये नौकरी वैसे भी आसान नहीं थी। ठीक है सर। मैंने लंबी सांस ली और ऑर्डर बैग में रखकर स्कूटी स्टार्ट कर दी। जैसे ही मैंने लोकेशन को गूगल मैप पर लगाया, एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। गूगल मैप पर लोकेशन का नाम था काला बंगला। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, रास्ते वीरान होते जा रहे थे। हल्की हल्की ठंड बढ़ रही थी और चारों तरफ गहरा कोहरा छा रहा था। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते गूगल मैप काम करना बंद कर चुका था। स्क्रीन पर सिर्फ लोडिंग का साइन दिख रहा था। अब मैं पूरी तरह से सुनसान अंधेरे रास्ते पर अकेली थी। मुझे नहीं पता था कि इस डिलीवरी के लिए हाँ कहकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर खुद बुला लिया था। मैंने कई बार गूगल मैप को रिफ्रेश करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्क्रीन पर बस लोडिंग का घूमता हुआ आइकन दिख रहा था। रास्ते पर कोई दूसरा इंसान भी नहीं था जिससे पूछ पाती। मेरी स्कूटी की हेडलाइट्स का पीला उजाला सड़क पर लंबी परछाइयां बना रहा था। सड़क दोनों तरफ घने पेड़ों से घिरी हुई थी, जो अंधेरे में बहुत डरावनी लग रही थी। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कहीं सच में ये जगह भूतिया तो नहीं? मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब पीछे भी तो नहीं लौट सकती। मैं बस अब चुपचाप आगे बढ़ती जा रही थी। पता ढूंढते ढूंढते मुझे रास्ते में कुछ 3-4 छोटी छोटी दुकानें नजर आईं, जो बंद थीं, लेकिन उनमें से एक दुकान खुली हुई थी, जो चाय की एक छोटी सी दुकान थी, जिसे देखकर मुझे लगा कि मुझे चाय पी लेनी चाहिए, जिससे मेरे सिर का दर्द थोड़ा कम हो जाएगा और आगे का रास्ता भी पूछ लूंगी। मैंने अपनी स्कूटी की स्पीड थोड़ी कम की और चाय की दुकान के पास जाकर रुक गई। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन दुकान के अंदर एक हल्का सा बल्ब जल रहा था,
जिससे हल्की रोशनी बाहर तक आ रही थी। दुकान बहुत छोटी और पुरानी थी। लकड़ी की टूटी फूटी मेजें, एक तरफ कुछ स्टील के गिलास रखे हुए थे और स्टोव पर एक केतली में चाय उबल रही थी। दुकान के किनारे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने धीरे से स्कूटी स्टैंड पर लगाई और दुकान के पास जाकर कहा, बाबा, एक चाय बना देंगे? बूढ़े बाबा ने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, आओ बैठो, मैं अभी चाय लाता हूं। इतना कहकर वो स्टोव की तरफ बढ़ गए और मैं वहीं पास पड़े एक पुराने लकड़ी के स्टूल पर बैठ गई। रात का सन्नाटा और दुकान की खामोशी दोनों ही अजीब लग रहे थे। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी और पास के पेड़ों से पत्तों की सरसराहट रह रहकर सुनाई दे रही थी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। दुकान के पास एक पुराना लोहे का बोर्ड टेढ़ा होकर लटक रहा था, जिस पर किसी समय में दुकान का नाम लिखा होगा, लेकिन अब सिर्फ धुंधले और मिटे हुए शब्द ही बचे थे। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। मैंने जल्दी से चारों ओर नजरें घुमाई, लेकिन अंधेरे में बस घने पेड़ और एक टूटी फूटी सड़क के अलावा कुछ नहीं दिखा। शायद मेरा वहम होगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। कुछ ही पलों बाद बाबा चाय लेकर आए और मेरे सामने लकड़ी की पुरानी मेज पर रख दी। लो बेटा, गरम गरम चाय, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। मैंने चाय का पहला घूंट लिया। सिर दर्द में थोड़ी राहत महसूस हुई। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा, यहां पर ये कुछ और दुकानें हैं, लेकिन सब बंद हैं, और आपने अपनी दुकान खोल रखी है, क्यों? मेरी ये बात सुनकर बाबा के चेहरे पर उदासी की झलक दिखी। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर हल्की आवाज में बोले, क्या बताऊं बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा कि इस कोरोना ने सबकी हालत खराब कर रखी है, और अब तो ये लॉकडाउन भी लग गया है, जिससे ग्राहक आना भी बंद हो गए हैं। इसीलिए सबने अपनी दुकानें बंद कर दी। मैंने ध्यान दिया कि बाबा थोड़ा रुके, फिर अपनी आंखें कहीं दूर अंधेरे में टिका दी। फिर धीरे से बोले, मेरा एक बेटा है, उसकी शादी हो चुकी है। वो और बहू अब बाहर रहते हैं और अब तो मिलने भी नहीं आते। बाबा की आवाज में एक गहरी उदासी थी। मैं अकेला हूं, इसीलिए दिन भर दुकान पर ही बैठा रहता हूं ताकि दिन कट जाए। बाबा की बात सुनकर मुझे उन पर तरस आया। इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर वो अकेले दुकान चला रहे थे। तभी अचानक मुझे ऑर्डर की याद आई। अरे, मुझे तो ऑर्डर डिलीवर करना था। मैं बाबा की बातों में इतनी खो गई थी कि ऑर्डर का ध्यान ही नहीं रहा। मैंने जल्दी से चाय का कप नीचे रखा और स्कूटी की तरफ भागी। जाते जाते मैंने बाबा से पूछा, बाबा, यहां पर कोई काला बंगला नाम की जगह है? मुझे वहां ऑर्डर डिलीवर करने जाना है। बाबा ने मेरी तरफ थोड़ा अजीब सा देखा, फिर बोले, हाँ बेटा, है, यहां से आधा किलोमीटर आगे, चौराहे के पास। ये बात सुनकर मैं आगे चल पड़ी, लेकिन जैसे ही मेरी स्कूटी आगे बढ़ी, मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा कुछ और भी कह रहे थे, पर तब तक मैं उनकी आवाज से दूर जा चुकी थी। क्या कह रहे थे बाबा? क्या मुझे रुककर सुनना चाहिए था? पर अब तो मैं आगे बढ़ चुकी थी। मैंने स्कूटी की स्पीड थोड़ी तेज कर दी। आधा किलोमीटर ही तो था, लेकिन उस सुनसान रास्ते पर हर एक मीटर भी भारी लग रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। पेड़ों की परछाइयां कुछ ज्यादा ही डरावनी लगने लगी। रास्ते में एक टूटा फूटा बोर्ड दिखा, जिस पर धुंधले शब्दों में लिखा था, काला बंगला। 300 मीटर आगे बोर्ड पर जगह जगह जंग लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने इसे नहीं छुआ। पर बाबा ने तो कहा था कि यह चौराहे के पास है। मन में एक अजीब सा सवाल उठा, लेकिन मैंने खुद को समझाया, हो सकता है बाबा को ठीक से याद न हो। मैंने स्कूटी को और आगे बढ़ाया। जैसे ही मैं उस चौराहे के पास पहुंची, सामने जो नजारा था उसे देखकर मेरी सांस अटक गई। सामने एक पुरानी हवेली थी, काली, जर्जर और डरावनी। मैंने जल्दी से अपनी पॉकेट से फोन निकाला और चेक करने लगी कि डिलीवरी की जगह यही है या कोई और। गूगल मैप पर पिन ठीक इसी हवेली के ऊपर था। यही है, मैंने खुद से कहा, लेकिन अंदर एक अजीब सा डर भी महसूस हुआ। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई यहां नहीं रहा हो। दरों दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और जगह जगह सूखी बेलों ने हवेली को घेर रखा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि दरवाजा आधा खुला था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, हो सकता है कोई अंदर रहता हो,
शायद पुराने मकान में रहना पसंद करता हो। फिर मैंने ऑर्डर वाले नंबर पर कॉल किया। फोन बजने लगा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। हेलो, आपकी डिलीवरी आ गई है, मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा कॉल किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब मेरा दिल तेज धड़कने लगा। अब क्या करूं? मैं वापस जाने का सोच ही रही थी कि हवेली के अंदर कहीं कोई दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिसे सुनकर मुझे लगा अंदर जरूर कोई होगा, तभी तो दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने सोचा, अगर ये ऑर्डर कैंसिल हो गया तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। बेहतर होगा कि खुद अंदर जाकर पार्सल दे दूं। मैंने स्कूटी को साइड में पार्क किया, गहरी सांस ली और पार्सल को मजबूती से पकड़ा। हवेली का गेट धीरे धीरे चरमराते हुए और भी ज्यादा खुल गया, जैसे मुझे अंदर बुला रहा हो। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दाईं तरफ एक लालटेन की हल्की रोशनी जल रही थी। शायद कोई है अंदर, मैंने खुद को समझाया और धीमे कदमों से अंदर चली गई। जैसे ही मैंने पहला कदम हवेली के अंदर रखा, हवेली का बड़ा भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है यहां? मेरी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा और हवेली की दीवारों से टकराती मेरी सांसों की आवाज। लेकिन हां, एक बात और, जब मैं हवेली के अंदर थी तब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैं चौंक गई। मेरे मन में बस एक ही ख्याल घूमने लगा, ये कैसे हो सकता है भला? ये सब देखकर मेरे पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई हो। मेरे सामने वो नजारा था जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाई। वो हवेली बाहर से देखने में बिल्कुल खंडहर जैसी, जर्जर, टूटी फूटी, जैसे उसमें बरसों से कोई काम ना हुआ हो। लोगों के रहने की तो बात ही नहीं आती, लेकिन वो हवेली बाहर से जितनी पुरानी और उजड़ी लग रही थी, अंदर से उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत और आलीशान थी। सामने एक भव्य झूमर लटका था, जिसकी रोशनी पूरी हवेली में सुनहरी चमक फैला रही थी। दीवारों पर कीमती रेशमी पर्दे झूल रहे थे। मोटी कालीनों पर नक्काशीदार फर्नीचर सजा था। छत पर बनी पेंटिंग्स ऐसी थीं जैसे किसी महल की दीवारों पर हों। मैंने हैरान होकर चारों तरफ नजरें घुमाई। ये कैसे हो सकता है? तभी सामने से किसी के चलने की आवाज आई, हल्की, धीमी और ठीक मेरी तरफ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई तो है यहां। मैंने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। वो पार्सल मेरे हाथों में ही था, जिसे लेकर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने फिर एक बार आवाज लगाई, क्या कोई यहां पर है? अगर है तो जवाब दो। लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। तंग आकर मैं हवेली में इधर उधर देखने लगी। हर तरफ सन्नाटा, बस मेरी सांसों की आवाज और मेरे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। तभी मैंने एक कमरे से कुछ ठोकने की आवाज सुनी। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई लकड़ी पर हथौड़ा मार रहा हो। मैंने धीरे धीरे उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजे तक पहुंचकर मैंने थोड़ा झुककर भीतर झांका। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन कहीं से हल्की सी लाल रोशनी छन कर आ रही थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे को हल्के हाथों से खोला और धीरे धीरे अंदर चली गई। कमरे में घुसते ही मैंने महसूस किया कि यहाँ की हवा बहुत भारी है। गला सूखने लगा, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर जैसे ही मेरी नजर जमीन पर पड़ी, मैंने जो देखा उसे देखते ही मेरी जोर की चीख निकल गई। मेरे हाथों से पार्सल छूटकर जमीन पर गिर गया। मेरी टांगें कांपने लगीं। फर्श पर खून फैला हुआ था, ताजा खून, इतना ज्यादा कि जैसे किसी का शरीर वहीं पड़ा हो और उसे घसीटा गया हो। खून की धार कमरे के दूसरे कोने तक जा रही थी और वहां एक औरत का सफेद कपड़ों में लिपटा शरीर पड़ा था। चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके पैर से खून टपक रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल की धड़कन इतनी जोर से सुनाई दे रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरे कमरे में उसकी गूंज हो रही हो। मैंने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी वो शरीर हिलने लगा। उसके हाथ कांपते हुए धीरे धीरे उठने लगे और फिर वो औरत धीरे धीरे बैठ गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मैं वहीं जड़ हो गई। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, बस सफेदी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और होंठों से खून टपक रहा था। फिर उसने अपनी आंखें मेरी तरफ घुमाई और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सांसें तेज हो गईं। गले से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। नहीं, मैंने हकलाते हुए कहा
और तुरंत दरवाजे की तरफ भागने लगी। कमरा अचानक ठंडा हो गया था। मेरे कानों में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। कमरे की दीवारों से जैसे किसी के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। मेरे पीछे वो औरत अब खड़ी हो चुकी थी। उसकी सफेद आंखें मुझे घूर रही थीं, चेहरा एकदम भावहीन, लेकिन उसके होंठों से खून की बूंदें अब जमीन पर टपकने लगी थी। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन वो हिला तक नहीं। पीछे से उसकी आवाज फिर आई, मुझे अपने साथ ले चलो। अब उसकी आवाज में पहले से ज्यादा क्रूरता थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो अब जमीन पर से धीरे धीरे हवा में उठने लगी थी। उसके सफेद कपड़े हवा में उड़ रहे थे, चेहरा डरावनी हंसी में बदल चुका था। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, उसने कहा, और अचानक कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। मैंने बेतहाशा इधर उधर भागना शुरू किया। कोई है, बचाओ, मैं चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ उन्हीं ठंडी दीवारों से टकरा रही थी। मैंने कमरे के कोने में रखे एक भारी लकड़ी के स्टूल को उठाकर दरवाजे पर मारा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उस औरत ने अपनी गर्दन को एक अजीब तरीके से टेढ़ा किया और हंसते हुए बोली, भागने की कोशिश मत कर, अब तुम मेरी हो। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। मेरे पैरों से मानो ताकत ही चली गई थी। मैं जमीन पर बैठ गई, हाँफते हुए, कांपते हुए, और फिर वो अचानक मेरे करीब आ गई। उसका ठंडा हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रगों में बर्फ दौड़ गई हो। अब तुम यहां से नहीं जा सकती, उसने मेरे कानों में कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब काला पड़ चुका था, आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, और फिर उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, मुझे घसीटकर जमीन पर गिरा दिया। मैं पूरी ताकत से उसके हाथों से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी, लेकिन तभी कमरे के बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। फिर किसी ने जोर से दरवाजा पीटा। कौन है अंदर? आवाज किसी आदमी की थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर चीखते हुए कहा, बचाओ, मुझे बचाओ। दरवाजा जोर से खुला और तभी वो औरत अचानक हवा में गायब हो गई। मैं घबराई हुई जमीन पर गिरी थी, सांसें तेज चल रही थीं। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, कमरे के दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसने मुझे हैरानी से देखा और कहा, मेम साहब, आप कौन हो और यहां इस टाइम क्या कर रही हो? मैंने हाँफते हुए कहा, मैम, मैं यहां पर सामान डिलीवर करने आई थी। लेकिन इसके आगे मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे मेम साहब, यहां पर कोई नहीं रहता है। इस हवेली के मालिक तो बाहर विदेश में रहते हैं। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो आदमी आगे बोला, और मैं इस हवेली की चौकीदारी करता हूं। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरे दिमाग में हलचल मच गई। मैंने इधर उधर देखा। कमरा अब सामान्य लग रहा था। ना फर्श पर खून था, ना हवा में कोई अजीब सी ठंडक थी। क्या जो कुछ मैंने अभी देखा वो सच था, या फिर मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे? मैंने उस आदमी से कांपती आवाज में पूछा, पर अभी अभी यहां एक औरत थी, उसने मुझसे। लेकिन चौकीदार ने हंसते हुए कहा, मेम साहब, आप शायद डर गई हैं। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। उसकी मुस्कान अजीब थी, कुछ अस्वाभाविक। मेरे भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने बिना कुछ कहे पार्सल उठाया और उसकी ओर देखने लगी। उसने मुझे फिर कहा, आइए मेम साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूं। मैं अब भी घबराई हुई थी, लेकिन जल्दी से यहां से निकल जाना चाहती थी। उस आदमी ने, जो अपने आप को हवेली का चौकीदार बता रहा था, मुझे हवेली के गेट तक छोड़कर वापस अंदर चला गया। मैंने मुड़कर देखा, वो धीरे धीरे हवेली के अंधेरे में गायब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाहर आकर मैंने तुरंत स्कूटी स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकल गई। रास्ते में मेरी नजर चाय की दुकान पर पड़ी। बाबा अब भी वहीं बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने स्कूटी रोक दी और हाँफते हुए कहा, बाबा, वहां कोई था, हवेली में। लेकिन उन्होंने कहा, वहां कोई नहीं रहता। बाबा चुपचाप मुझे देखते रहे, फिर भारी आवाज में बोले, बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं कुछ कहता उससे पहले ही तुम यहां से निकल गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या बताना चाहते थे बाबा? मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा। बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले,
जिस हवेली में तुम गई थी वहां कोई नहीं रहता। पिछले 15 सालों से वो बंद पड़ी है, लेकिन वहां जो भी जाता है वो कुछ ना कुछ अजीब जरूर देखता है। मेरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। बाबा, लेकिन मैंने वहां एक आदमी से बात की, उसने खुद को चौकीदार बताया। उसने कहा कि हवेली के मालिक विदेश में रहते हैं और वो उसकी देखभाल करता है। बाबा का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वो चौकीदार, वो तो 10 साल पहले मर चुका था। मेरी आंखें डर से फैल गईं। मेरे हाथ से स्कूटी की चाबी गिरते गिरते बची। कब? क्या? मैंने मुश्किल से पूछा। बाबा ने गर्दन हिलाई। हाँ बेटा, 10 साल पहले एक रात जब वो हवेली में अकेला था तो किसी ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया था। सुबह जब लोग आए तो उसका शव खून से लथपथ पड़ा था। पुलिस भी कातिल का पता नहीं लगा पाई। बस तभी से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। अब मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। तो फिर मैं जिससे अभी अभी बात करके आई थी वो कौन था? मेरी नजर अनायास ही अपने हाथ में पकड़े पार्सल पर चली गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पार्सल पर खून के ताजा धब्बे थे, जिसे देखने के बाद मेरे शरीर में मानो करंट सा दौड़ गया हो। मैंने कांपती हुई आवाज में बाबा से कहा, बाबा, मैंने उस हवेली में एक औरत को देखा जिसके होंठों से खून टपक रहा था। बाबा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने घबराकर चारों ओर देखा, जैसे यह पक्का कर रहे हों कि कोई हमारी बात सुन तो नहीं रहा। फिर उन्होंने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, बेटा, तुमने उसे देख लिया? कौन थी वो? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। बाबा ने मेरी ओर देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, वो इस दुनिया की नहीं है, वो एक मरी हुई औरत की आत्मा है। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने बाबा की आंखों में झांकते हुए कहा, मगर वो औरत मुझसे बोल रही थी। उसने मुझसे कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। बाबा, वो क्या चाहती थी? बाबा ने कांपते हाथों से अपनी एक छोटी सी टॉर्च उठाई और उसके उजाले में मेरी तरफ देखा। फिर वो अचानक ठिठक गए। हे भगवान, बाबा के मुंह से निकला। क्या हुआ बाबा? मैंने घबराकर पूछा। बाबा के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उन्होंने धीमे मगर डरावने लहजे में कहा, बेटा, तुम्हारी गर्दन पर खून के निशान हैं। मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। क्या? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा और अपने हाथ से गर्दन छूने लगी। उंगलियों पर गीलेपन का एहसास हुआ। मैंने कांपते हुए हाथ को सामने किया। खून, ताजा, गहरा, लाल खून। मैंने घबराकर बाबा की ओर देखा। मेरी सांसें तेज हो गईं। बाबा, ये खून कहां से आया? बाबा कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर भारी आवाज में बोले, तूने उसे देख लिया बेटा, अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। कौन नहीं छोड़ेगी? मैंने लगभग चीखते हुए पूछा। बाबा ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन ना रहा हो। फिर वो मेरी ओर झुके और फुसफुसाते हुए बोले, वो औरत जो उस हवेली में रहती थी और जो अब मर चुकी है। मेरा सिर चकराने लगा। मगर बाबा, वो कौन थी और उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो? बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, उसका नाम रश्मि था। बरसों पहले वो इसी हवेली में रहती थी, मगर एक रात उसे किसी ने मार दिया। मगर बाबा, उसने मुझ पर हमला क्यों किया? मेरी आवाज घबराहट से भर गई। बाबा ने मेरी ओर गंभीरता से देखा और कहा, क्योंकि तुमने उसकी हद पार कर ली और अब वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं बाबा, मुझे बचाइए। बाबा ने जल्दी से अपनी जेब से एक काला धागा निकाला और मेरे हाथ पर बांधते हुए बोले, ये ताबीज पहन लो और एक बात ध्यान रखना, किसी भी हालत में रात के ठीक 3 बजे से पहले घर पहुंच जाना। अगर तुमने गलती से भी उस वक्त खुद को अकेला पाया तो क्या बाबा? मैंने कांपते हुए पूछा। बाबा ने मेरी आंखों में झांका और डरावने लहजे में बोले, तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, हमेशा के लिए। बाबा की बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने घबराकर उनसे पूछा, बाबा, क्या वो सच में मुझे मार देगी? बाबा ने सिर झुका लिया और भारी आवाज में बोले, बेटा, जो उसकी हद में आ जाता है वो कभी बच नहीं पाता, पर तू भाग सकती है अगर अब भी सावधान रहे तो। मैंने थरथराते हाथों से स्कूटी की चाबी निकाली। बाबा ने मेरा हाथ थामा और गंभीर लहजे में बोले, और हां बेटा, मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, तुम दोबारा कभी भी उस हवेली की ओर मत जाना। मैंने सिर हिलाया। और अब तुम और देर मत करो,
जल्दी से यहां से दूर चली जाओ। जितना यहां से दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा बेटा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी हो। लेकिन बाबा की बात सुनकर मैं तेजी से स्कूटी पर बैठी, स्कूटी को स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे वहां से निकल पड़ी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सड़क पर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन मुझे बार बार पीछे से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो या फिर कोई मानो हल्के हल्के मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा हो। सिया, सिया, मत जा। मेरी रूह कांप गई। मैंने स्कूटी की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन वो आवाजें भी उतनी ही तेज होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी स्कूटी के साथ साथ भाग रहा हो। स्कूटी के मिरर में देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे जबरदस्ती पीछे मुड़ने को कह रहा हो। मैंने जबरदस्ती खुद को संभाला और मन ही मन बाबा के दिए ताबीज को पकड़कर प्रार्थना करने लगी, भगवान मुझे बचा लो। भगवान का नाम लेने से मेरे मन को थोड़ी राहत मिली। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अदृश्य रूप से संभाल लिया हो। मैंने स्कूटी की रफ्तार और बढ़ा दी। सड़क सुनसान थी, ठंडी हवा बदन में अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हर बीतते पल के साथ मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मुझे सिर्फ एक ही बात याद थी, बाबा ने कहा था कि 3 बजे से पहले घर पहुंचना होगा। अचानक मेरी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर गईं, जिसमें टाइम था 2:52। बस सिर्फ 8 मिनट। मैंने जान लगा दी। स्कूटी की रफ्तार इतनी बढ़ा दी कि हर मोड़ पर ऐसा लगा जैसे मैं गिर जाऊंगी, पर मैं रुकी नहीं, रुकना चाहती भी नहीं थी। और फिर मैं अपने घर के सामने थी। मैंने राहत की सांस ली। हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे, मगर मन में सुकून था कि मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गई। जिसके बाद मैंने दोबारा कभी भी उस हवेली के पास ना जाने की और ना ही उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश तक नहीं की। अगले ही दिन मैंने वो पार्सल वापस कंपनी में जमा कर दिया। वहां के स्टाफ ने मुझसे कुछ सवाल किए, लेकिन मैं कोई जवाब देने के बजाय बस इतना कह पाई, डिलीवरी पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद मैंने बिना समय गंवाए डिलीवरी की जॉब छोड़ दी। मैं नहीं चाहती थी कि कभी भी दोबारा मुझे उस हवेली की ओर जाना पड़े। उस रात जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन यह सपना नहीं, हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती। दोस्तों, मेरी इस कहानी को आप सब ने सुना और समझा तो जरूर है, लेकिन इसका असल एहसास वही लोग कर सकते हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। कई बार हम जिस दुनिया को अपनी हकीकत समझते हैं, उसके पीछे कुछ ऐसा भी छिपा होता है जिसे समझ पाना नामुमकिन होता है। मैंने उस रात कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा जिया जिसे मैं चाहकर भी भुला नहीं सकती। आज भी जब मैं अकेली होती हूं तो लगता है जैसे कोई मेरी परछाई के साथ चल रहा हो, जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई मुझे उस हवेली की तरफ वापस बुला रहा हो। लेकिन मैं अब कभी वहां नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर नहीं तो दुआ कीजिए कि कभी ना हो और किसी को भी इस तरह का अनुभव ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मैं आपके लिए ये कहानी काफी टाइम बाद लेकर आया हूं, इसीलिए मेरे पास अपनी इस कहानी में लेने के लिए आपके कोई ज्यादा नाम नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो अब तक हमारे साथ हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप कहानी को कहां से सुन रहे हैं लिखकर बताएं, ताकि मैं मेरी अगली कहानी में आपका नाम बता सकूं।